आप सभी के साथ जम्मू कश्मीर के साबिक डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को यूटी लद्दाख का नया एलजी बनाया गया है। उन्होंने बीडी मिश्रा की जगह ली है और ये बदलाव लद्दाख की सियासी और इंतजामी सिमत में एक नया मोड़ माना जा रहा है। जी मीडिया से खास बातचीत में लद्दाख के बीजेपी यूटी सदर ने इस अपॉइंटमेंट का इस्तकबाल किया और कहा कि कविंद्र गुप्ता जैसे एक्सपीरियंस लीडर की अगुवाई में लद्दाख को नई दिशा और तेज रफ्तारी तरक्की मिलेगी। बीजेपी की ओर से जहां इस बदलाव को स्टेबिलिटी और तरक्की की उम्मीदों से जोड़ा जा रहा है, वहीं कांग्रेस स्पोक्स पर्सन समन्ना दोर्जे नूरबू ने भी अपनी राय जाहिर की और देखना होगा कि लद्दाख में ये नई तकर्री अपॉइंटमेंट इंतजामी ढांचे को कितना मजबूत करती है। मतलब कोई सच कोई राय तो क्या ही है, हर 2-3 साल में एलजी बदलते हैं, तो अभी बदल के फिर नए आ रहे हैं कविंद्र गुप्ता साहब। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, लद्दाख कांग्रेस की तरफ से उनको वेलकम करना चाहूँगा कि आप अभी लद्दाख आएंगे तो उम्मीद है कि लद्दाख के लोगों की जो मांगे हैं, जो सपने हैं, उनके हिसाब से आप लद्दाखी लोगों को समझकर हमारी मंशा हमारे यहाँ पे क्या है कि लोग अपने सिर्फ हक की बात करके लड़ते नहीं है। हम लोग प्यार से नॉन वायलेंट तरीके से मांगते हैं, तो उन चीज़ों को समझें और समझकर सेंटर और लद्दाख के लोगों के बीच एक ब्रिज बने, एक अच्छा ब्रिज बने। उम्मीद है कविंदर साहब से। नाजरीन, आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया जे एंड के लद्दाख। जिस तरह सोशल मीडिया के थ्रू कल ये खबर आई थी कि लद्दाख के नए एलजी जो है कविंद्र गुप्ता, यानी जो पूर्व जो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और वो जो है नियुक्त किए गए हैं नए एलजी यूटी लद्दाख। तो इसी विषय में अभी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट टशी सर। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से नए एलजी जो है कविंद्र गुप्ता जो है अपॉइंट किए गए हैं, उसको लेकर किस तरह के व्यूज? सबसे पहले तो मैं पूरे लद्दाख के वासियों की तरफ से हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर, इन सबको मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी लद्दाख केंद्र शासित में हमारा नया लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता जी को जहां पे अपॉइंट किया गया है, तो इस पे मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से कविंद्र गुप्ता जो है बहुत सीनियर लीडर हैं और बहुत अलग अलग पॉलिटिकल फील्ड में उन्होंने काम किया है, सब मेयर भी काम किया है, ऑपोजिशन लीडर भी काम किया है, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, तो आने वाले दिनों में लद्दाख में किस तरह की सपोर्ट रहेगी उसको लेकर क्या कहेंगे, इनके एक्सपीरियंस को, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को लेकर? सर देखिए, ये तो जाहिर है कि कविंद्र गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर और एक्सपीरियंस वाला एक लीडर है, और साथ ही साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर में डिप्टी चेयरमैन के पद पे रह के काम किया है, तो उनको पूरा पता है कि लद्दाख के ज्योग्राफिकल, जो लद्दाख के जो भी मतलब विषय के बारे में सब कुछ उनको पता है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे हमें उतना उनको ब्रीफिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लद्दाख में क्या है, कैसे है, उनको सब कुछ पता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे बहुत आसान हो जाएंगे उनको कि लद्दाख को डेवलपमेंट में, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे कोई चीज पे भी काम करने में मुझे नहीं लग रहा कि उनको कोई दिक्कत आएंगे। दूसरी बात क्या कहेंगे सर, नए एलजी के अंडर लीडरशिप में जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एलएसटीसी का जो कोऑर्डिनेशन है, वो किस तरह की, क्या सोच रहे हैं? देखिए, कविंद्र गुप्ता जी एक बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल होने के नाते उनको पूरा पता है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के बीच में किस तरह कोऑर्डिनेट करके सबको साथ लेके काम करने का उनको पूरा एक्सपीरियंस है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी तरह से लद्दाख के डेवलपमेंट को लेके बहुत अच्छा काम करेंगे। सर, जिस तरह से लद्दाख का जो अभी सेफ गार्ड को लेकर कंसर्न है, तो उसको लेकर क्या आप क्या सोच रहे हैं कि नए एलजी जो है वो किस तरह से कंसर्न करेंगे, सेंटर तक किस तरह से बातचीत करेंगे? लद्दाख को सेफ गार्ड को लेके आज तक हम सब ने बोला है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड को लेके हमने बोला है कि हम कभी ना नहीं किया है। अभी हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में एक रेजोल्यूशन भी लास्ट ईयर हमने पास किया था, उसी को लेके हम भारत सरकार के हमारे एलजी साहब, नया एलजी साहब को लेके उनके थ्रू भारत सरकार से हम यही चीज पे हम बात करेंगे। ये मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड जो है हमें पूरा जल्दी से जल्दी मिलने का पूरा उम्मीद है।
मतलब ये कहा जा सकता है कि नए एलजी जो है वो लद्दाख के जो एस्पिरेंस लोगों के एस्पिरेशंस जो है उस पे खरी उतरेगी। हाँ जी, ऐसा है कि कविंदर गुप्ता जी पहले भी लद्दाख, जब वो डिप्टी सीएम पे थे तो लद्दाख में काफी बार उन्होंने टूर भी किया है, तो लद्दाख के एक एक चीज के बारे में उनको पूरा पता है। तो लद्दाख के कोई इश्यू पे मुझे नहीं लग रहा कि हमें दिक्कत आएंगे आने वाले टाइम पे। कविंदर गुप्ता जी ने मतलब यहाँ आने के बाद हमारे लिए बहुत बेनिफिट रहेंगे कि कविंदर गुप्ता जी जैसे सीनियर लीडर और लद्दाख के बारे में कुछ बहुत सारी चीज पता है। इसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम और कोई इश्यूज मुझे नहीं लग रहा कि नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट आशीष सर, जो कि नए जो एलजी कविंदर गुप्ता जो है उनके बारे में, उनकी नियुक्ति के बारे में बात कर रहे थे। बनी रहे जी मीडिया जिनके लद्दाख के साथ मैजिक में तले से। श्रीनगर के बरजुला इलाके में आज एक नई मेडिकल सर्विस की शुरुआत हुई है और सीएम उमर अब्दुल्ला ने बोन एंड जॉइन हॉस्पिटल के नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया है। इस नए ब्लॉक से हड्डियां और जोड़ों से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज पहले से बेहतर हो सकेगा। सीएम ने कहा कि सरकार हर नागरिक तक बेहतर इलाज पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से पुरअज़्म है। इस मौके पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे और इस बीच में उन्होंने कल सीएम के साथ हुई बदसलूकी की कड़ी मजम्मत की। उन्होंने इसे इंतजामिया का शर्मनाक कदम बताया। जिन लोगों ने हमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट डाल के उमर अब्दुल्ला सरकार को बनाया है, उन लोगों की इंसल्ट हुई है। ये उमर अब्दुल्ला सरकार की इंसल्ट नहीं, ये उमर साहब की इंसल्ट नहीं है। इसलिए एलजी साहब जिनके खुद उन्होंने कहा कि पुलिस मेरे पास है, तो ये पुलिस अगर इतनी बेलगाम है तो एलजी साहब को फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिन्होंने वोट डाल के इस असेंबली में एमएलए को भेजा है, ये उन एमएलए से उस असेंबली से उन लोगों से जिन्होंने इस असेंबली की शान बान बढ़ाई, उनसे माफी मांगनी चाहिए। और पहलगाम हमला एलजी इंतजामिया की एक बड़ी सिक्योरिटी चूक थी। इस बात को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एक प्रोग्राम के दौरान सरेआम तस्लीम किया। अब इस मामले पर सियासी पार्टियों का भी रद्द-ए-अमल सामने आने लगा है और इस मामले पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला समेत दीगर सियासी पार्टियों के लीडरान ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। लीडरान का क्या कहना है, दिखाते हैं आपको। चलिए ना, 80 दिन के बाद तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ये हमने नहीं कहा। ये जानते हुए भी कि फेलियर तो हुआ ही होगा, नहीं तो इतना बड़ा हमला होता नहीं। अब एक हुआ पहले फेलियर एक्नॉलेज करना, उसके बाद फेलियर के लिए जिम्मेदार कौन? आखिरकार अगर इंटेलिजेंस, उन्होंने शायद कहा कि इंटेलिजेंस का भी फेलियर था, तो अगर इंटेलिजेंस फेलियर था तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 26 लोग अपनी कीमती जानें गंवाएं और उसके बाद कहीं पे भी हमारे तरफ से कोई पेशरफ्त ना हो। अब जब हम मानते हैं कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की फेलियर रही है, तो उसके बाद फिर किसी को तो इसके लिए जिम्मेदार ठहराना होगा। देखरेख में गवर्नर साहब, an elected chief minister was virtually manhandled। ये हिंदुस्तान की, जम्मू कश्मीर में आज डेमोक्रेसी, हमारे मुल्क की, ये आलम है इस वक्त। ये एक चीफ मिनिस्टर को एक पुलिस का एहलकार रोकता है, गुत्थम गुत्था होता है। आप क्या एक्शन लेंगे अपनी इस एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के खिलाफ? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से डायरेक्टली मुखातिब होना चाहता हूं और मुखातिब हूं कि मैं उनकी बहुत सराहना कर रहा हूं कि जो उनने कल पहलगाम के वाक़े को उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी कबूल की। ये हमारी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमारी सिक्योरिटी के अपैरेटस की ये पूरी जिम्मेवारी उनकी है। इट वाज अ फेलियर होना आता। बहुत अच्छी बात है गवर्नर साहब कि आपने हिम्मत जुटा के ये बात कह दी। नोयुक टनल के अंदर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जी हां, दरअसल 2 गाड़ियों की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है जबकि 3 दीगर जख्मी हैं। जख्मियों को जिला अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। उधर मनात यात्रा पूरे अकीदत के साथ जारी है। मनात यात्रियों की एक बस हादसे का शिकार हो गई। रामबन के केला मोड़ टनल में यह हादसा पेश आया और लोहे की रेलिंग से बस टकराने से यह हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 अकीदतमंद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को DH पूरा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
उधर अर्बन लोकल बॉडीज की सफाई मुलाजमीन पिछले 13 दिन से लगातार काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लगातार अपनी मांगों को लेकर के एहतजाज कर रहे हैं। शहर में सफाई की जो सहूलतें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन एहतजाज आज भी जारी है। सरकार को आम आवाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि लगातार शहर में गंदगी फैलती जा रही है। इसके बावजूद भी सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है, और जब तक सरकार मांगों को पूरा नहीं करती, ये काम छोड़ो हड़ताल जारी रहेगी। 14-15 दिन हो गए हैं हमें स्ट्राइक पे बैठे हुए, तो लिहाजा बताना चाहता हूँ ये स्ट्राइक जो आप देख रहे हैं ये आगे और उग्र होती जाएगी और हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब की तरफ से कल से हमें एक आ गया है निर्णय, वो हम टाइम पे बता देंगे कि आगे अर्बन लोकल बॉडी क्या स्ट्रांग कदम लेने जा रही है। तो लिहाजा ये स्ट्राइक जो है हमारी कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी जब तक हमारे डेली वेजर भाइयों का मसला हल नहीं होता है और ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हल नहीं होता है। और नायब तहसीलदार की भर्ती में उर्दू लैंग्वेज को जरूरी बनाए जाने को लेकर के कांग्रेस लीडर और साबिक़ एमएलए चौधरी लाल सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। कठुआ में एक मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला बीजेपी की एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि ऐसे मुद्दे में उलझने के बजाय अपनी हक और रोजगार की मांग को लेकर एकजुट हों। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हर मंच पर आवाम के हक की लड़ाई लड़ेगी और इस तरह की सियासी हथगंडों को उजागर करेगी। ये चीजें होते इतनी ज्यादती होने के बाद एक नया पंगा खड़ा कर दी। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आपको नोटिस कराएं, उस समय उर्दू ऑप्शन खत्म हो गया था, सबको पता होना चाहिए। और था कि जो मर्जी उर्दू भी दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। अब तो हमारी 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस बढ़ी, हमारी लैंग्वेज बढ़ी। डोगरा नहीं थी, डोगरा लैंग्वेज नहीं थी, वो करवाई। डोगरा लैंग्वेज की जो अलाइज जितनी वो है भाषाएं हैं, आपको याद होना चाहिए। इसमें पोगली, इसमें सिराजी, इसमें भद्रवाही, इसमें पुंछी, इसमें मीरपुरी, इसमें गोजरी, इसमें बकरवाली, ऑल आर इंक्लूडेड। बजाय इनको एक करने से इन्होंने एक भाषा को एक कोशिश की इन्होंने कि ये उर्दू को इन्होंने और तरीके से पेश किया है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और पेंशनर्स के एक ग्रुप ने आज कुपवाड़ा जिले के चिनार पार्क में पुरअमन एहतजाज किया था और ब्रांच में भुगतान मिलने पर न मिलने पर नाराजगी का इजहार किया। जहां से पेंशन हासिल करते हैं, मुजाहिरीन ने कहा कि बैंक अफसरान ने उन्हें पुरानी ब्रांच में पेंशन न मिलने की वजह बताए बिना जम्मू कश्मीर बैंक की नई ब्रांच में जाने को कहा। पेंशनर्स ने हंदवाड़ा वाक़ जम्मू कश्मीर बैंक की पूरी शाखा में पेंशन अकाउंट पर मुलाजमीन की कमी पर भी तशवीश का इजहार किया। लोगों ने आला अफसरान से इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की है। कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो इस बैंक में है, अलमारियों में है। हमने अलमारियाँ लाई थी इनसे और उसका रिकॉर्ड अल्फ़ा बीटा के हिसाब से हमने मेंटेन किया यहाँ रिकॉर्ड, और आजकल हमारा रिकॉर्ड यहाँ ही है। लेकिन आज इन्होंने कुछ दिन के बाद उन्होंने इस ब्रांच को बंद किया, और हमें अगर फाइल निकालनी होगी, मसलन मुझे फाइल निकालनी होगी, मुझे वहाँ लेनी है यहाँ से निकाल कर, तो ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा मतलब इनकी ये राय है कि यहाँ हिसाब किताब क्या है। ये हिसाब हमारा यहाँ है अलमारियों में, ये अलमारियाँ भी हमने अच्छा वहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, जितने भी हैं, जवान भी हैं, लेकिन वहाँ पर चढ़ने की इतनी बड़ी मुश्किलात हैं उन बुजुर्गों के लिए कि कहने की बात नहीं। मेरा ये कहना है और ये मानना भी है, जब से रिटायर यहाँ हो गए लोग, मैं तहसील हंदवाड़ा की बात करूँगा, और जो इस मेन ब्रांच बैंक से जुड़े हुए हैं, उस वक्त जब रिटायर हो गए लोग यहाँ पर ऐसे 70 साल से ऊपर 80 साल, 85 साल, 90 साल तक रिटायरमेंट जो लोग हैं, रिटायर लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं। एक सीढ़ी का पायदान भी वो उठा नहीं सकते हैं। तो इसलिए उस वक्त जिन बैंक जो मुलाजमिन है, जो यहाँ पर अफसर साहबान है, उनसे एक माहदा हो गया था हमारा कि ये जो ओल्ड बैंक यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर बैंक का शेख शाख यहाँ पर है, उसको सिर्फ यहाँ ये जो पेंशनर्स हैं, उम्र से है, ये सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं, इनको नीचे यहाँ का नीचे वाला फ्लोर है उसमें इनका लिया रखा जाएगा। शोपियां के डीकेपुरा इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की खस्ता हालत को लेकर के मुकामी लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि 24/7 सहूलत का दावा किया जाने वाला ये PHC में डॉक्टरों की भारी कमी रहती है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। मरीजों को मामूली इलाज के लिए भी कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हेल्थ डिपार्टमेंट और ज़िला इंतज़ामिया से मांग की जा रही है कि फौरी तौर पर ज़रूरी कदम उठाएँ और यहाँ पर डॉक्टरों को तैनात करें।
प्राइमरी हेल्थ सेंटर बहुत बहुत बड़ी मेहनत से हमने ये लाया है और मैं उन दिनों बच्चा था, सड़कों पे रात को सोते थे, लाया है। अब परेशानी ये है कि एक एमएलए एक बात कहता है, दूसरे एमएलए दूसरी बात कहता है। अरे यार, लोगों को सहूलियत पहुंचा दो। पता नहीं लगता है कि ये सोच ले क्या है। एक गांव के साथ एक तरह का सलूक, दूसरे गांव के साथ दूसरे तरह। यार ये तो मेरे ख्याल में 35 साल का पीएचसी है और इसमें कितना होना चाहिए स्टाफ, ये उनको सोचना है। 2014 तक यहाँ पर थे, एक एक करके अपने दौरी हुकूमत में जब एजाज साहब एमएलए बने, एक एक करके उसने चुन चुन कर यहाँ से लेकर जैनपुरा में उनको शिफ्ट करवाया है। बदकिस्मती की वजह से हमारा हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ सेंटर 1972 में एस्टेब्लिश हुआ है, 24/7 डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये हॉस्पिटल डिफंग हुआ था। लेकिन ऑनरेबल एमएलए वची जैनपुरा शौकत हुसैन गनाई की बदौलत से इस हॉस्पिटल ने आज फिर काम करना शुरू कर दिया है। बारामूला जिले के हेडक्वार्टर ऑफिस में आज अपनी पार्टी की तरफ से वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था और हज़ारों कारकुनान अलग अलग असेंबली हलके से यहाँ पहुंचे थे। पार्टी को मजबूत बनाने का अहद लिया गया। कन्वेंशन की सदारत पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर ने की थी और इनके साथ साबिक़ एमएलए दिलवीर मीर, मोहम्मद अशरफ मीर और कई डीडीसी मेंबरान रहे। गुलाम हसन मीर ने अपने खिताब में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि एनसी सरकार ने ज़मीन पर पूरी तरीके से नाकामी दिखाई है और आवाम से किया गया हर वादे को तोड़ा है। उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उमर साहब गए उसको उस तरीके से नहीं जाना चाहिए था। उसको बहैसियत चीफ मिनिस्टर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लेके जाना चाहिए था। जिस तरीके से वो गए वो अच्छा नहीं था। जाहिर सी बात है, पिछले 9 महीने से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी मनफी रही, उसमें बीजेपी ने क्या रोल अदा किया? वो मेन अपोजिशन थी, इनका याराना है कहीं बीच में। इस लिहाज से अगर इसके बारे में उर्दू कंपलसरी रखा था, शायद ये एक जेन्युइन बात है। लेकिन यहाँ कश्मीर में भी, जम्मू में भी ऐसी सियासत की जाती है। कहते हैं कश्मीर वालों ने खाया, जम्मू वालों ने खाया। लेकिन सियासी लीडरों को उस तरीके से उठना है और अपनी बात को समझाना है। ले ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि कांग्रेस काउंसलर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग की है कि तिब्बत के धर्मगुरु और अमन की अलामत दलाई लामा को भारत रत्न से नवाजा जाए। काउंसलर ने परिषद की एक अहम मीटिंग बुलाने की मांग की ताकि इससे मुतालिका तजवीज़ पास किया जाए, भारत सरकार को भेजा जाए। पूज्य दलाई लामा जी को, जिनका अभी 90th बर्थडे पूरी दुनिया में बहुत ज़ोरों शोर से मनाया गया और ईयर फॉर कंपैशन करके अभी मना रहे हैं इस साल को। तो इस मौके पे और अभी सबसे ज़्यादा हम लोगों की जो किस्मत की बात यह है कि अभी परम पूज्य दलाई लामा जी हमारे यहाँ लद्दाख में पधारे हुए हैं। तो उनके यहाँ होने की इस मौके पे लद्दाख के ले के काउंसिल की तरफ से हमने रिक्वेस्ट किया कि एक यथार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नोएडा एक्सटेंशन दिल्ली एनसीआर का पहला मंजूर शुदा जेसीआई अस्पताल, जिसने अल रेजा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर के एक नया करगिल में यथार्थ सैटेलाइट क्लिनिक कायम किया गया है। ये एक टेलीमेडिसिन स्क्रीनिंग इंफॉर्मेशन सेंटर है। ये एक टेलीमेडिसिन स्क्रीनिंग इंफॉर्मेशन सेंटर है जहां ओपीडी, कंसल्टेशन, स्क्रीनिंग और निदान वर्चुअल तौर पर किया जाता है और अगर मरीज यहाँ जाना चाहे तो उन्हें सहूलत के मुताबिक पिकअप और ड्रॉप की सहूलत भी दी जाती है। सब्सक्राइब करा। अभी जो भी हमारे सैटेलाइट क्लिनिक है, ये टेलीमेडिसिन यूनिट है। जैसे हमने हफ्ते में 3 दिन रखेंगे स्पेशलिटी के वाइज में, कि कोई भी स्पेशलिटी ऐसा हो कि जहाँ पे 2-3 पेशेंट इकट्ठा आए तो वहाँ पे डायरेक्टली
वीकली एक टाइमिंग दिया जाएगा, वो आपको ऑलरेडी बता दिया जाएगा कौन कौन स्पेशलिटी कौन से डेट में अवेलेबल है। तो डायरेक्टली पेशेंट यहाँ पे आके डायरेक्टली स्क्रीनिंग करा सकते हैं एंड उसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट ओपिनियन है एंड फर्दर क्या टेस्ट करानी है, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि आप ये बताते हैं कि आप ओपीडी करने के लिए दिल्ली आ जाओ, पंजाब आ जाओ, मुंबई आ जाओ, वहाँ पे टेस्ट कराओ, फिर जाके वापस जाओ, 1 महीना वेट करो, फिर आके टेस्ट कराओ। ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगा। ये यथार्थ सैटेलाइट क्लिनिक कारगिल के थ्रू हम लोग यहाँ पे इनका टेस्ट करवाएंगे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर इंडियन आर्मी के कुपवाड़ा टेरियर्स ने कुपवाड़ा ज़िले के पदार्थी गोरिसन में एक एजाजी तकरीब का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में मुकामी क्राफ्टमैनशिप और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और नौजवानों को अपने कौशल को दिखाने और निखारने के लिए प्रेरित किया गया। इन पहलुओं का जो मकसद था नौजवानों को खुद मुख्तार बनाना है और 15 से ज़्यादा मुकामी कारीगर ने यहाँ पे हिस्सा भी लिया था। अब बात कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों की। ईरान के खिलाफ जंग के बाद इजरायली वज़ीर आज़म और रेटिंग में भले ही सुधार हुआ हो, लेकिन दाखिली तौर पर उनकी परेशानी अभी भी कायम है। बेंजामिन नेतन्याहू की परेशानी बढ़ती जा रही है। अपोजिशन के साथ ही सरकार में शामिल पार्टियों का एक लिक्विड पार्टी और वज़ीर आज़म के अख्तिलाफ़ात सामने आए हैं। ताज़ा पेशरफ्त यह है कि ख़ास तौर पर क़दामत पसंद जमात यूनाइटेड तेराहा जूडिज़म ने नेतन्याहू सरकार पर अपनी हमायत वापस ले ली है और ये फैसला मजहबी तालीम हासिल करने वाले तलबा को फ़ौज में शामिल होने की शर्त में रियायत न देने की वजह से लिया गया है। बता दें कि यह मुद्दा लंबे अरसे से लिबरल ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के दरमियान तनाज़े का सबब बना हुआ रहा है और इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातें इस तरह की किसी भी रियायत के हक़ में नहीं हैं, जबकि 2020 में मजहबी जमातों ने इसे यकीन दहानी के बाद ही हुकूमत में शामिल होने का फैसला किया था। इसराइल के सभी शहरियों के लिए फ़ौज में शामिल होना लाजमी है। 120 रुकनी इसराइली पार्लियामेंट में यूनाइटेड तौरा जूडिज़म के 7वें रुकन हैं और इसके अलावा नेतन्याहू सरकार को अरब लीडर ऐमन ओहदे की रुकनीत ख़त्म करने के मामले में भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। सोशल मीडिया इजरायली और फ़लस्तीनी कैदियों की रहाई के मुतालिक एक पोस्ट करने के उनके ख़िलाफ़ हुकूमत के साथ एक बिल लेकर के आई थी, लेकिन सिर्फ 75 MP ने ही इसके हक़ में वोट दिया था, 15 ने इसके ख़िलाफ़, जबकि अपोजिशन की कई जमातों ने वोटिंग का बायकॉट भी किया। वोटिंग से कबल पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज भी हुआ। बता दें कि इसराइल में अरब अक़लियतों की तादाद तकरीबन 20% है। उधर गाज़ा में इंसानी हुकूक और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के साथ इसराइली लेबनान में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है और ख़बरों के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाइया ने मशरक़ी लेबनान और सीरिया के सोयदा इलाके में हमला किया है। इसराइली आर्मी का दावा है कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह के रादवान फोर्स के ठिकानों को निशाना बनाया गया और यह हमला उस वक्त किया गया जबकि इसराइल और लेबनान के बीच में जंगबंदी का मुआहदा हो चुका है। सीरिया के सोयदा में हुए फ़िज़ाइया हमले की कतर ने सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि इसराइली शामी अवाम की सिक्योरिटी का ठेकेदार नहीं है। उधर ईरान के कुम शहर में एक रिहायशी इमारत और मशहद एयरपोर्ट में धमाके से 7 अफराद जख्मी हुए हैं। इसके अलावा राजधानी तेहरान में ईरानी फ़ौज की एक बिल्डिंग में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में रॉकेट लॉन्चर तैयार किया जाता है। कुम में इमारत में धमाके की वजह गैस लीक बताई जा रही है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फारस के मुताबिक धमाके 4 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुँचा और ईरानी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में इसराइल के शामिल होने की कोई सबूत नहीं है। ताहम ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नज़ीर जादा ने कहा कि सीज़ फायर को लेकर के तेल अवीव का भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसराइल की जारहाना कार्रवाई से निपटने के लिए ईरान हर वक्त तैयार है। और इसी बीच में ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने सुप्रीम लीडर के मुशीर के हवाले से खबर दी कि अगर अमेरिका यूरेनियम अफजोदगी रोकने पर जिद पर अड़ा रहा तो वाशिंगटन के साथ कोई बात नहीं हो पाएगी। ईरान के वाज़ेह मौक़िफ़ हैं कि जौहरी तनसीबात पर हमला कर अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। वाज़ेह है कि इसराइल ईरान की जंग के बाद वाशिंगटन और तेहरान दोनों में जौहरी मुआहदे को लेकर के नए सिरे से बातचीत का इशारा दिया था, लेकिन ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाया का कहना है कि फ़िलहाल अमेरिका के साथ बातचीत के लिए अभी कोई तारीख या जगह फ़िक्स नहीं की गई है। बता दें कि इसराइल ईरान जंग से पहले अमेरिका और ईरानी नुमाइंदों के बीच में 5 दौर की बातचीत हो चुकी थी।
उधर गाजा में इजराइल की जारहाना कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। मुकामी हालत एजेंसी के बाद आज सुबह से इजरायली हमले में मजीद 23 लोग जा बहक हुए। एक रोज कबल गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में हुए हमलों में 78 फलस्तीनी मारे गए थे और इजरायली फौज का दावा था कि सिक्योरिटी फोर्स ने गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद के कई ठिकानों को तबाह किया है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीने में इमदादी सेंटर पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग में 875 फलस्तीनी जा बहक हुए। अक्टूबर 2023 में जारी जंग में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 58,386 फलस्तीन हलाक हुए हैं। करीब 60,000 के आसपास इजरायली फोर्स के अलावा वेस्ट बैंक में शिद्दत पसंद यहूदी, आम लोगों, ईसाई मजहबी मकामात और मीडिया को भी निशाना बनाया गया है। इन हलाकतों और हमलों के बीच में इजरायली फौज ने शुमाली गाजा के जबालिया को खाली कराना शुरू कर दिया है। शहरियों का इस इलाके से खाली कराने की धमकी दी गई है और हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी जारी है। इजरायली फौज के मुताबिक गाजा में टैंक में हुए धमाके में 3 फौजी हलाक हुए हैं जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी है। इस्लामिक जिहाद की तरफ से ऐसे एक हमले की वीडियो भी जारी की गई और इसके अलावा शुमाली इजराइल में भी एक फौजी को खासतौर पर इजरायली फौजी को मुर्दा पाया गया था और खुदकुशी का मामला बताया जा रहा है। उधर कतर की राजधानी दोहा में जंगबंदी को लेकर के मुज़ाकरात बातचीत चल रही है। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने बातचीत के बंद होने से मुतालिक खबरों की तरदीद की और कहा कि दोनों फरीक़ें दोहा में मौजूद हैं और जंगबंदी की कोशिश लगातार चल रही है। ज़राए के मुताबिक इजरायली फ़ौज की गाज़ा में तैनाती को लेकर के दोनों फरीक़ें अपनी बात पर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। भारत ने आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। जी हां, स्पेस मिशन की कामयाबी के बाद शुभांशु शुक्ला स्पेस से लौट आए हैं। जमीन पर उन्होंने पहला कदम रखा मुस्कुराते हुए और सभी ने, पूरे देश ने उनका इस्तकबाल किया। 18 दिन तक स्पेस में रहने के बाद आज शुभांशु शुक्ला लौट आए हैं इस सरजमीन पर। हिंदुस्तान के सपूत, हिंदुस्तान के लाल ने वो कारनामा कर दिखाया जो रहती दुनिया तक मिसाल देने के लायक है। सैन डियागो के साहिल पर प्रशांत महासागर में उनकी लैंडिंग हुई है और स्पेस से उनकी वापसी में 22.5 घंटे, करीब 22.5 घंटे की यात्रा के बाद वो वापस लौटे हैं। जाहिर है कि 22.5 घंटे की ये यात्रा काफी फास्ट और काफी खतरनाक भी होती है, लेकिन स्पेस में अपनी तमाम तर मिशन को कंप्लीट और कामयाबी के साथ सक्सेसफुल उतारने के बाद जमीन पर हिंदुस्तान का सपूत लौट आया है। आपको बता दें कि 25 जून को स्पेस मिशन पर शुभांशु शुक्ला रवाना हुए थे। उनकी इस यात्रा पर मुल्क में जश्न का माहौल है और परिवार के साथ पूरे मुल्क ने उनकी वापसी पर शानदार इस्तकबाल भी किया है। पीएम मोदी समेत दीगर लीडरों ने उनकी इस कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। ये वो तस्वीर है जो शुभांशु शुक्ला की सरजमीन पर पहला कदम रखने के बाद हिंदुस्तान का एक बड़ा कारनामा, मुल्क का लाल, मुल्क का सबूत, शुभांशु शुक्ला जमीन पर लौट आया है और आसमान की सैर करने के बाद, हिंदुस्तान का परचम लहराने के बाद जमीन पर उसका पहला कदम, ये वो पहली तस्वीर